उसी प्रकार से इन्होंने कहा कि ये पूरा का पूरा जो है ये प्रोटॉन है, जो धन आवेशित भाग है परमाणु का। तो ये तो हो गया पॉजिटिव, ये पूरा का पूरा। और इसके बीच बीच में जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि तरबूज में बीच बीच में काले काले उसके बीज होते, उसी प्रकार से इन्होंने कहा कि इसमें इलेक्ट्रॉन धसे रहते, बीज के समान धसे रहते हैं। और ये जो पूरा है ये संपूर्ण, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है जो कि प्रोटॉन है, जो एक परमाणु के रूप में धनावेशित भाग बताया है। तो ये इलेक्ट्रॉन है, ये प्रोटॉन है, ये ऋण आवेश होता है, ये धन आवेश होता है। इस धन आवेशित गोले, इस जो पूरा का पूरा धन आवेशित गोला है, गुदे के भीतर ऋण आवेश निगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन छोटे छोटे रूप में या बीज के रूप में धसे रहते हैं, जो समान रूप से पूरी जगह फैले होते हैं। धनात्मक और ऋणात्मक। अब तीसरा नियम कि धनात्मक और ऋणात्मक, इसमें धनात्मक और ऋणात्मक आवेश दोनों हैं। दोनों के बराबर होने से कोई भी परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। ये इस प्रकार से इन्होंने एक व्याख्या की। और इन्होंने जो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लर्निंग पर्सन की सिंप्लीफाइड साइंस की इस खास श्रृंखला में, जहां पर हम विज्ञान को सरल और आसान भाषा में सीखते हैं। इसके पिछले डे की वीडियो में मैंने आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुई थी उस पर वीडियो बनाया था। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि पिछले डे की वीडियो नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के आप पिछले डे की वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले, क्या आपने कभी सोचा है कि वैज्ञानिकों को कैसे पता चला कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के बाहर रहते हैं, प्रोटॉन परमाणु के नाभिक में रहते हैं, तो फिर न्यूट्रॉन कहाँ रहते हैं? आखिर डाल्टन का परमाणु मॉडल क्यों असफल हुआ? जे थॉमसन, रदरफोर्ड और नील्स बोर ने ऐसा क्या नया दिया? और आज के वैज्ञानिक किस परमाणु मॉडल को सबसे सही मानते हैं? आज की इस वीडियो में हम सभी परमाणु मॉडल के बारे में बहुत ही सरल, रोचक और चित्रों के साथ समझेंगे। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो हमारा परमाणु मॉडल, ये हमारा आज का चैप्टर है परमाणु मॉडल। परमाणु मॉडल के बारे में जानने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि परमाणु पदार्थ का सबसे सूक्ष्म कण होता है, और उस परमाणु ही, उस पदार्थ के सभी गुण परमाणु में ही निहित होते हैं। तो इसलिए परमाणु के मॉडल के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं परमाणु मॉडल का परिचय। तो सबसे पहले परिचय देखते हैं। लिखने की दृष्टि से हम बता दे रहे हैं आपको, ताकि आप लिखेंगे भी, क्योंकि परीक्षा में लिखना भी होता। तो हम कक्षा 9-10 के स्टूडेंट के लिखने की दृष्टि से आपको नोट्स बना रहे हैं, और आप ध्यान से लिखिए और कॉपी कलम लेके बैठ जाइए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आपके चैनल को सब्सक्राइब करने से हमको वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। परमाणु एटम्स पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है, जो उस पदार्थ के सभी पदार्थ के सभी रासायनिक गुणों
रासायनिक गुणों को बनाए रखता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की की खोज के पश्चात सर्वप्रथम सर्वप्रथम परमाणु में उनके स्थान निर्धारित करने की समस्या निर्धारित करने की समस्या उत्पन्न हो गई। अर्थात ये कर परमाणु में कहाँ स्थित है। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए समय समय पर मुख्य रूप से तीन वैज्ञानिकों ने आधुनिक परमाणु संरचना मॉडल आधुनिक परमाणु संरचना मॉडल प्रस्तुत किए। जे थॉमसन का परमाणु मॉडल या इसको एक नाम और देते हैं इसको, या प्लम पुडिंग मॉडल
प्लम पुडिन मॉडल, ये आया था 1904 में, ये 1904 में आया था। दूसरा मॉडल दिया दूसरे वैज्ञानिकों ने, ये था रदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु मॉडल, जो आया था 1911 में। और तीसरा जो परमाणु मॉडल था, ये था नील बोर्स। नील बोर भी बोलते हैं इसको, या बोहर भी पढ़ते, कहीं कहीं बोहर भी पढ़ते हैं इसको। का परमाणु मॉडल का परमाणु मॉडल, जो 1913 में आया था। तो साथियों, सबसे पहले परिचय देखते हैं। परमाणु एटम्स पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है, जो उस पदार्थ के सभी रासायनिक गुणों को बनाए रखता है। अर्थात परमाणु में ही उस पदार्थ के सभी रासायनिक गुण मौजूद होते हैं, विद्यमान होते हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज के पश्चात, क्योंकि मैं आपको बता चुका कि परमाणु मॉडल प्रस्तुत करने से पहले इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज हो चुकी थी, इसलिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज के पश्चात सर्वप्रथम परमाणु के उनके स्थान निर्धारित करने से संबंधित प्रश्न वैज्ञानिकों के सामने मौजूद थे। अर्थात वो ये चाह रहे थे कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जो खोज हुई थी, तो इनको परमाणु में किस स्थान पर इनका स्थान निर्धारित होगा। तो ये प्रश्न वैज्ञानिकों के सामने बहुत ही एक जटिल प्रश्न था कि इनका स्थान कहाँ निर्धारित होगा। पश्चात सर्वप्रथम परमाणु में उनके स्थान निर्धारित करने की समस्या उत्पन्न हो गई। अर्थात वे कण परमाणु में कहाँ पर स्थित होंगे, किस जगह पर मौजूद होंगे, ये प्रश्न वैज्ञानिकों के सामने एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए समय समय पर बहुत सारे वैज्ञानिक हुए, लेकिन उसमें से मुख्यतः 3 वैज्ञानिकों ने एक आधुनिक परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया, आधुनिक परमाणु संरचना मॉडल प्रस्तुत किए। तो 3 परमाणु मॉडल जो प्रस्तुत हुए, तो पहला जो है जे थॉमसन का परमाणु मॉडल है। जे थॉमसन का परमाणु मॉडल को हम प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से भी जानते हैं, या खरबूजा मॉडल के नाम से भी हम जाना जाता है। तो अगर किसी परीक्षा में आ जाए कि प्लम पुडिंग मॉडल क्या है, तो आपको घबराना नहीं है, वही जे थॉमसन का परमाणु मॉडल है। या प्लम पुडिंग मॉडल नाम न लेकर के कई एक बार बोर्ड एग्जाम में आ जाता है खरबूजे का मॉडल, खरबूजे का परमाणु मॉडल। तो इसी को खरबूजे का परमाणु मॉडल भी कहा जाता है, इसी को प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है, या इसी को जे थॉमसन का परमाणु मॉडल भी कहा जाता है। इसके बाद दूसरा मॉडल आया था, वो था अर्नेस्ट रदरफोर्ड। अर्नेस्ट रदरफोर्ड जो एक भौतिक वैज्ञानिक थे, इन्होंने एक अपना नाभिकीय परमाणु मॉडल जो 1911 में दिया था। तिथि जरूर याद रखिएगा, सबसे पहले 1904 में जे थॉमसन का परमाणु मॉडल, या प्लम पुडिंग परमाणु मॉडल, या खरबूजा परमाणु मॉडल आया। इसके बाद
इसमें कुछ कमियां हुई, उस कमियों को दूर करने के लिए अगला परमाणु मॉडल आया, ये आया रदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु मॉडल, जो कि 1904 के बाद लगभग 7 साल बाद परमाणु मॉडल आया। 1911 में जो रदरफोर्ड थे वो उन्होंने लाया। इसमें भी कुछ कमियां रह गई, उन्होंने समझाने का प्रयास किया, फिर भी कुछ कमियां रह गई। तो उन कमियों को दूर करने के लिए या उसमें सुधार करने के लिए तीसरा परमाणु मॉडल आया, नील बोर या बोहर नील्स बोर का परमाणु मॉडल, जो कि 2 साल बाद 1913 ईस्वी में आया। तो इस प्रकार से हमारे सामने 3 परमाणु मॉडल है, और इन 3 परमाणु मॉडल के पढ़ने के पश्चात हम जान पाएंगे कि किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का स्थान कहाँ पर है और कैसे ये काम करता है। तो अगली पढ़ेंगे हम थॉमसन का परमाणु मॉडल पढ़ेंगे, तो आप इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि मैं आपको अब क्रम से पहले वाला परमाणु मॉडल पढ़ेंगे। अब हम ये परमाणु मॉडल पढ़ेंगे, तो लिख लीजिए। जे जे थॉमसन का परमाणु मॉडल। लिखते हैं 1897 ईस्वी में इलेक्ट्रॉन की खोज के पश्चात इलेक्ट्रॉन की खोज के पश्चात यह प्रश्न उठा यह प्रश्न उठा कि इलेक्ट्रॉन परमाणु में कहाँ स्थित होते हैं, कि इलेक्ट्रॉन परमाणु में कहाँ स्थित होते हैं। इसी की व्याख्या करने के लिए जे जे थॉमसन ने प्लम पुडिंग मॉडल 1904 ईस्वी में 1904 ईस्वी में प्रस्तुत किया। इस थॉमसन के परमाणु मॉडल के साथ, थॉमसन के अनुसार क्या था
थॉमसन के अनुसार इस परमाणु मॉडल के क्या क्या विशेषताएं थे, यह पढ़ेंगे। तो पहला था, वह था परमाणु एक धनावेशित परमाणु एक धनावेशित परमाणु एक धनावेशित पॉजिटिव पॉजिटिव प्रोटॉन का का ठोस गोला ठोस गोला या इसी को कहते हैं, या पुडिंग तरबूजे के दूध के समान, पुडिंग या पुडिंग तरबूजे के गूदे के समान है। दूसरा, इस धनावेशित गोले, यानी जो तरबूज का गोला है, वो तरबूज का गूदा तरबूज का गूदा के भीतर ऋण आवेशित निगेटिव इलेक्ट्रॉन छोटे छोटे रूप में तरबूज के बीज जैसे तरबूज के बीज जैसे चारों ओर समान रूप से धसे। एम्बेडेड रहते हैं। तीसरा था इनका धन आवेशित और ऋण आवेशित ऋण आवेशित ये तीसरा है।
और तीसरा लक्षण है ये, देख लीजिए, तीसरा लक्षण है धनात्मक और ऋणात्मक आवेश। ऋणात्मक आवेश बराबर होने के कारण, बराबर होने के कारण परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। तो ये जे थॉमसन का परमाणु मॉडल है, और इस जो जे थॉमसन ने परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया था, इसकी 3 प्रमुख विशेषताएं थी। तो हुआ क्या कि 1897 ईस्वी में इलेक्ट्रॉन की खोज हो चुकी थी, लेकिन वैज्ञानिकों को ये पता नहीं चल पा रहा था कि आखिर इन इलेक्ट्रॉन का परमाणु में कहाँ पर इनका स्थान निर्धारित किया जाए। इसी समस्या को हल करने के लिए सबसे पहले 1904 ईस्वी में जे थॉमसन ने एक विचार प्रस्तुत किया, एक कल्पना प्रस्तुत की, और उस अपने विचार में ये बताने का प्रयास किया कि इलेक्ट्रॉन परमाणु में कहाँ होता है। और उसी जो इन्होंने अपना विचार प्रस्तुत किया था, उसी को हम परमाणु मॉडल के नाम से जानते हैं, और जिसको जे थॉमसन का परमाणु मॉडल कहा जाता है। तो सबसे पहले इन्होंने बताया, इनकी क्या विशेषताएं थी। तो सबसे पहले इन्होंने बताया कि परमाणु एक धन आवेशित पॉजिटिव प्रोटॉन का एक ठोस गोला होता है, जो पुडिंग तरबूजे जो प्लम पुडिंग तरबूजे के गूदे के समान होता है। उन्होंने ये कहा कि जिस प्रकार से तरबूजा, आपने तरबूजा देखा होगा, तरबूजा गोल होता है, आप तरबूजे को जानते हैं। जिस प्रकार से आपने वाटरमेलन को, तरबूजे को देखा, तो उसी प्रकार से जो परमाणु है, पहले इन्होंने परमाणु की व्याख्या की। परमाणु क्या है? एक तरबूजे के गोले के समान है, और इसमें जो रेड एरिया होता है ये धन आवेशित भाग होता है, और एक पूरे पूरे संपूर्ण गोले के समान, तरबूज के जो गोले के समान होता है, ये परमाणु होता है, जो धनात्मक भाग होता है। परमाणु एक धन आवेशित प्रोटॉन का ठोस गोला होता है, पुडिंग या तरबूज के गूदे के समान होता है। जो आपने तरबूजा देखा होगा, उसका जो गूदा होता है, उस गूदे के समान या गूदे से तुलना इसके धनावेशित हिस्से से हुई है, जिसको प्रोटॉन कहा गया है। फिर दूसरा है, इस धन आवेशित गोले, जो ये गूदा है, इसमें ऋण आवेशित कण जो होते हैं, वो जिस प्रकार से तरबूजे में बीज फंसे रहते हैं, इधर उधर फंसे रहते हैं, छोटे छोटे बीज फंसे रहते हैं, उसी प्रकार से इन्होंने कहा कि ये पूरा का पूरा जो है ये प्रोटॉन है, जो धन आवेशित भाग है परमाणु का। तो ये तो हो गया पॉजिटिव, ये पूरा का पूरा। और इसके बीच बीच में जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि तरबूज में बीच बीच में काले काले उसके बीज होते हैं, उसी प्रकार से इन्होंने कहा कि इसमें इलेक्ट्रॉन धसे रहते हैं, बीज के समान धसे रहते हैं। और ये जो पूरा है, ये संपूर्ण, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है, जो कि प्रोटॉन है, जो एक परमाणु के रूप में धनावेशित भाग बताया है। तो ये इलेक्ट्रॉन है, ये प्रोटॉन है, ये ऋण आवेश होता है, ये धन आवेश होता है।
इस धन आवेशित गोले, इस जो पूरा का पूरा धन आवेशित गोला है, गूदे के भीतर ऋण आवेश निगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन छोटे छोटे रूप में या बीज के रूप में धसे रहते हैं, जो समान रूप से पूरी जगह फैले होते हैं। धनात्मक और ऋणात्मक। अब तीसरा नियम कि धनात्मक और ऋणात्मक, इसमें धनात्मक और ऋणात्मक आवेश दोनों हैं। दोनों के बराबर होने से कोई भी परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। ये इस प्रकार से इन्होंने एक व्याख्या की और इन्होंने जो ये परमाणु मॉडल दिया, इसको हम जे थॉमसन के परमाणु मॉडल के नाम से जानते हैं या प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से भी जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में बहुत आता है, तो इसको आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं अगला आगे बताऊं। तो इस प्रकार से इसकी व्याख्या भी आप लिख सकते हैं। इसे प्लम पुडिंग या तरबूज का परमाणु मॉडल भी कहा जा सकता है। आप देख पा रहे होंगे कि ये इलेक्ट्रॉन हैं जो जिस प्रकार से किसी तरबूजे में बीज धसे रहते हैं, उसी प्रकार से इन्होंने बताया कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन बीच बीच में धसे रहते हैं, एक समान रूप से वितरित रहते हैं और पूरा का पूरा संपूर्ण गोला है उसको उन्होंने प्रोटॉन का नाम दिया, जो कि परमाणु की तरह एक धनात्मक भाग होता है। इस परमाणु मॉडल में कुछ कमियां थी। सबसे पहले इसकी उपलब्धियां क्या थी? तो सबसे पहले इनकी उपलब्धियां ये थी कि इन्होंने किसी भी परमाणु में एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का स्थान निर्धारित करने का प्रयास किया और उस समय वैज्ञानिकों को समझ में आएगा हाँ ऐसे ही हो सकता है। और इसके बाद इसमें बहुत सारी कमियां भी हुई। तो सबसे पहले इसकी उपलब्धियां क्या रही, प्लम पुडिंग मॉडल की क्या उपलब्धियां रही, इसके बाद हम लिखेंगे कि इसमें क्या कमियां थी। तो चलिए लिखते हैं। पुडिंग, तरबूज का गूदा, जो तरबूज का गूदा था इसको हम उन्होंने प्रोटॉन कहा, जो धनावेशित हिस्सा है। धनावेशित प्रोटॉन नाम दिया, इसके गूदे को उन्होंने धनावेशित प्रोटॉन नाम दिया और बीज तरबूज के बीज इन्होंने इसको ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन नाम दिया, ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन नाम दिया। अब इस परमाणु मॉडल की क्या सफलता थी उसको लिख लेते हैं। परमाणु मॉडल की सफलता, पहली सफलता थी इनकी कि इन्होंने परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति समझाने का प्रयास किया। निर्धारित करने का प्रयास किया। दूसरी उपलब्धि थी जो इनकी कि इन्होंने परमाणु की विद्युत उदासीनता की व्याख्या की थी।
परमाणु की विद्युत उदासीनता की व्याख्या की। तो परमाणु जे थॉमसन के परमाणु मॉडल की क्या उपलब्धियां, दो उपलब्धियां थी कि इन्होंने सबसे पहले परमाणु में इलेक्ट्रॉन के स्थान निर्धारण करने की व्याख्या की या निर्धारित करने का प्रयास किया। दूसरी उपलब्धि थी कि परमाणु की विद्युत उदासीनता की व्याख्या। क्यों? क्योंकि इसमें जब परमाणु में धन आवेश और ऋण आवेश, जब धन आवेश और ऋण आवेशित कण मिल गए तो दोनों बराबर हो जाने के कारण ये विद्युत उदासीन हो जाएगा। तो इस विद्युत उदासीनता की व्याख्या इनके परमाणु मॉडल से हुई। लेकिन इसके साथ इसमें कुछ कमियां भी थी, जैसे कि इन्होंने ये नहीं बता पाया कि इसमें नाभिक कहाँ है। नाभिक की व्याख्या ये परमाणु मॉडल नहीं कर पाया। तो एक तो ये कमी थी। दूसरी कमी ये थी कि इलेक्ट्रॉन जो इसमें एल्फा कण है, जो बाद में रदरफोर्ड ने प्रयोग किए थे कि एल्फा कण मुड़ करके कैसे वापस हो जाती हैं, तो ये व्याख्या ना कर पाने के कारण इनका परमाणु मॉडल असफल हुआ। लेकिन हाँ, प्रारंभिक रूप से परमाणु की व्याख्या करने के लिए ये परमाणु मॉडल बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है, इसलिए हमको इसको सीखना पड़ता है। विज्ञान में कोई भी मॉडल स्थिर नहीं है, उसमें समय आने पर उसमें परिवर्तन होते हैं। यदि वैज्ञानिकों को लगता है कि अपडेट होने के कारण उनमें जो चीजें सही नहीं होती है तो उनको सुधारने का प्रयास किया है। तो इसमें क्या असफलता थी उसको भी लिख लेते हैं। मॉडल की कमियां। मॉडल की कमियां। इसमें नाभिक न्यूक्लियस की कोई अवधारणा नहीं थी कि कोई अवधारणा नहीं थी। दूसरी कमी थी इनकी, यह रदरफोर्ड के स्वर्ण पत्र गोल्ड फॉइल के प्रयोग के परिणामों की व्याख्या नहीं कर सकता, की व्याख्या नहीं कर सका। तीसरी कमी थी जो इसकी, यह नहीं बता सका कि अधिकांश एल्फा कण बिना मुड़े क्यों निकले। बिना मुड़े
क्यों निकल गए? चौथी कमी थी इसकी, थॉमसन के परमाणु मॉडल की पुष्टि किसी प्रयोग से न होने के कारण न होने के कारण समर्थन प्राप्त नहीं हो सका है। निरस्त किया गया। तो ये था कि इनके परमाणु मॉडल की क्या कमियां थी। आपने देख लिया कि जे थॉमसन के रदरफोर्ड की दो बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धियां थी कि सबसे पहले उन्होंने परमाणु में इलेक्ट्रॉन के स्थान निर्धारित करने की व्याख्या की। दूसरा ये था कि समान रूप से प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन अर्थात पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होने के कारण परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। ये दो इसकी महत्वपूर्ण अचीवमेंट थी। लेकिन इसके साथ साथ परमाणु मॉडल की कुछ कमियां भी थी। तो मुख्य रूप से 4 कमियां हैं। सबसे पहली कमी कि इसमें नाभिक न्यूक्लियस की कोई अवधारणा नहीं थी कि इसमें न्यूक्लियस कहाँ है, इसका केंद्र कहाँ है, ये व्याख्या नहीं कर सका ये, जो कि आगे की इसके बाद वाली जो खोजें हुई उसमें न्यूक्लियस की अवधारणा वैज्ञानिकों को प्राप्त हुई। इसलिए ये परमाणु में न्यूक्लियस की व्याख्या नहीं कर सका। इसलिए एक कमी तो ये थी। दूसरी कमी ये थी कि ये जब इसके बाद में रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने एल्फा कणों की बम्बारमेंट किया। तो उसमें जो एल्फा कणों की बम्बारमेंट हुई तो उसमें एल्फा किरणें कुछ मुड़ करके विचलित होकर के मुड़ करके निकली। तो इन्होंने ये नहीं बता पाया कि ये जो स्वर्ण पत्र पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था तो उस पर एल्फा कणें क्यों मुड़ी। दूसरा ये था कि जो रदरफोर्ड ने जो स्वर्ण पत्र पर एक्सपेरिमेंट किया था उनके जो परिणाम आए उन परिणामों की व्याख्या जे थॉमसन के परमाणु मॉडल में नहीं हुआ। और चौथा और अंतिम ये था कि जो जे थॉमसन ने परमाणु मॉडल दिया था ये किसी एक्सपेरिमेंट पर आधारित नहीं था। ये केवल एक कल्पना के आधार पर उन्होंने अपना परमाणु मॉडल बनाया। कल्पना के आधार पर उन्होंने दिया था कि मान लीजिए परमाणु कैसा है कि परमाणु एक खरबूजे के समान है, जो उसका गूदा है वो उसका पॉजिटिव चार्ज अर्थात प्रोटॉन है। और जिस प्रकार से एक तरबूज में बीज धसे रहते हैं, समान रूप से धसे रहते हैं बीज में, उसी प्रकार से उन्होंने केवल परिकल्पना की थी कि उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन भी धसे होंगे। तो इस प्रकार से ये जो परमाणु मॉडल इन्होंने दिया था जे थॉमसन ने, ये किसी एक्सपेरिमेंट पर नहीं था, आधारित नहीं था, बल्कि एक परिकल्पना पर आधारित था। तो सबसे ठोस वजह ये थी कि इसके आगे आने वाले एक्सपेरिमेंट पर परमाणु जे थॉमसन के परमाणु का कोई एक्सपेरिमेंटल यूज नहीं मिला, एक्सपेरिमेंट पर कोई भी पुष्टि नहीं हो पाई। इसके कारण इनका परमाणु मॉडल निरस्त किया गया। इसके बाद आता है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। तो चूंकि वीडियो लंबी हो जाएगी तो अगला टॉपिक जो होगा जो आज पढ़ा हमने जे थॉमसन का परमाणु मॉडल, तो कल हम अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल था, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल ने कैसे इनकी कमियों को दूर करके और एक अपना नया परमाणु मॉडल दिया। तो इसके लिए आपको इंतजार करना होगा अगले वीडियो के लिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, कमेंट करके जरूर बताइए कि आज का वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।